आजकल जो गैस सिलेंडर की कमी को लेकर खबरें चल रही हैं, वो असल में पूरी कहानी नहीं है। उन सुर्खियों के पीछे एक मानवीय त्रासदी और एक बहुत बड़ी सिस्टम की नाकामी छिपी हुई है। चलिए संकट की उस अनकही कहानी को समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक गैस की कमी का मामला नहीं है। ये उन लोगों की कहानी है जो सिर्फ एक गैस सिलेंडर का इंतजार करते करते अपनी जान तक गंवा रहे हैं। एक कहानी से इस बात को समझते हैं। भूषण कुमार मित्तल 66 साल के थे। वो घंटों तक छिलचिलाती धूप में लाइन में खड़े रहे और फिर कार्डियक अरेस्ट से उनकी वहीं लाइन में ही मौत हो गई। और क्यों? सिर्फ एक एलपीजी सिलेंडर के लिए। सोचिए, ये है इस संकट का असली मानवीय चेहरा। तो यहाँ आना एक बहुत बड़ी पहेली सामने आती है। एक तरफ है लोगों का सच जो वो झेल रहे हैं, और दूसरी तरफ है सरकार के बयान। चलिए देखते हैं कि ये दो बिल्कुल अलग हकीकतें क्या हैं। आप देखिए, दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ जनता है जो मीलों लंबी लाइनों में खड़ी है, ब्लैक मार्केट में 6 गुना ज्यादा दाम दे रही है और सड़कों पर विरोध कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ सरकारी बयान है जो कहते हैं कि घरेलू सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है, देश में कोई कमी नहीं है और ये सब तो बस लोगों की घबराहट में की गई खरीदारी है। और ज़मीनी हकीकत तो और भी चौंकाने वाली है। बड़े शहरों में गैस बुकिंग के सिस्टम क्रैश हो रहे हैं। बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। फूड डिलीवरी के ऑर्डर 60% तक गिर गए हैं। हालत इतनी खराब है कि सिलेंडरों को लाने ले जाने के लिए पुलिस की सुरक्षा लगानी पड़ रही है और जगह जगह से गैस सिलेंडरों की लूट और चोरी की खबरें भी आ रही हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? इसकी जड़ कहाँ है? इसका जवाब एक जियोपॉलिटिकल चोक पॉइंट, मतलब एक ऐसी जगह पर छिपा है जहां दुनिया की नब्ज अटकी हुई है। अच्छा, इसे समझने के लिए पहले ये देखते हैं कि हमें कितनी एलपीजी चाहिए। भारत हर साल लगभग 3.1 करोड़ मीट्रिक टन एलपीजी इस्तेमाल करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ी संख्या है। अब सवाल है कि ये 3.1 करोड़ मीट्रिक टन गैस आती कहाँ से है? तो देखिए, हमारे देश में इसका उत्पादन सिर्फ 40% होता है। बाकी का 60% हम दूसरे देशों से मंगाते हैं, यानी इंपोर्ट करते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये निर्भरता तब और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि ये सारा इंपोर्ट आता कहाँ से है। हमारे 90% से भी ज़्यादा इंपोर्ट सिर्फ एक पतले से समुद्री रास्ते से होकर गुजरते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ आखिर है क्या? ये ईरान और ओमान के बीच सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है। और जैसे ही ईरान में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, ये रास्ता बंद हो गया। सीधा मतलब हमारी एलपीजी सप्लाई लाइन कट। यही इस संकट का सबसे तात्कालिक कारण है। लेकिन क्या हम सारा दोष इस एक बाहरी घटना पर डाल सकते हैं, या फिर ये एक ऐसी नाकामी है जिसका अंदाजा पहले से था और जिसे टाला जा सकता था? यही वो बड़ा सवाल है जिस पे हमें सोचना होगा। क्या ये संकट वाकई अचानक आया या इसे आने से रोका जा सकता था? चलिए इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालते हैं जो बताती है कि मौके कैसे गंवाए गए। जनवरी 2026 से ही साफ चेतावनियां मिल रही थीं कि एक बड़ा संघर्ष हो सकता है और सप्लाई रुक सकती है। युद्ध से ठीक पहले कई डिप्लोमेटिक बैठकें भी हुईं, लेकिन कोई दूसरा सप्लाई प्लान नहीं बनाया गया। और जब हमला हो गया, उसके बाद भी सरकार ने कोई बड़ा एक्शन लेने में पूरा 1 हफ्ता लगा दिया। और अब जो फैक्ट सामने आ रहा है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। हमारे 140 करोड़ लोगों के देश के पास स्ट्रेटेजिक एलपीजी रिजर्व 48 घंटे से भी कम का था। मतलब हमारे पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। और अगर सरकार कह रही है कि कोई कमी नहीं है, तो फिर इन सरकारी कदमों का क्या मतलब निकाला जाए? सिलेंडर के दाम क्यों बढ़ा दिए? 2 बुकिंग के बीच का गैप बढ़ाकर 45 दिन क्यों कर दिया? होटलों और रेस्टोरेंट की सप्लाई पर 20% की कैप क्यों लगा दी? और जिन लोगों के पास पाइप्ड गैस है, उन्हें सिलेंडर बुक करने से क्यों रोक दिया गया? ये सारे कदम तो खुद ही बता रहे हैं कि संकट कितना गहरा है। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। आगे क्या? ये संकट खत्म कैसे होगा? हमारे सामने मोटे तौर पर 3 रास्ते नजर आते हैं। पहला, सीज़फायर यानी युद्ध विराम हो जाए, लेकिन दोनों पक्षों के जो कड़े तेवर हैं उसे देखकर ये जल्द होता नहीं दिख रहा। दूसरा, हम अमेरिका या रूस जैसे देशों से इमरजेंसी सप्लाई मंगवाएं, लेकिन एक शिपमेंट से बमुश्किल 1 दिन का काम चलेगा, जो ऊंट के मुंह में जीरे जैसा है। और तीसरा रास्ता है बातचीत का, जिसमें ईरान सिर्फ भारतीय जहाज़ों को निकलने की इजाज़त दे, पर इसमें कोई एक मुश्त डील नहीं हो रही। हर एक जहाज़ के लिए अलग अलग धीरे धीरे बातचीत करनी पड़ रही है। तो अगर हकीकत की बात करें तो कितना टाइम और लगेगा?
मौजूदा हालात को देखते हुए ये संकट कम से कम, और ध्यान दीजिए, कम से कम 4 से 8 हफ्ते और चलने वाला है। तो जब तक ये संकट खत्म नहीं होता, आम लोग खुद की मदद के लिए क्या कर सकते हैं? चलिए 4 प्रैक्टिकल स्टेप्स पर नजर डालते हैं। पहला, अगर घर में बिजली की सप्लाई ठीक है तो इंडक्शन कुकर एक अच्छा बैकअप हो सकता है। दूसरा, पाइप्ड गैस यानी पीएनजी के लिए रजिस्टर करवाएं। इसकी सप्लाई पाइपलाइन से होती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पर निर्भर नहीं है। तीसरा, अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो उसकी शिकायत करें। और चौथा, प्लीज घबराकर सिलेंडर जमा ना करें, इससे बाकियों के लिए हालात और भी खराब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, लाखों करोड़ों लोगों के लिए ये सारे ऑप्शन हैं ही नहीं। और यहीं पर इस संकट की सबसे बड़ी, सबसे दर्दनाक कहानी सामने आती है। वो महिला जो बड़ी मुश्किल से चूल्हे के धुएं से आज़ाद हुई थी, आज वो वापस उसी चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर है। और ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि गैस खत्म हो गई, बल्कि इसलिए हुआ कि दूरदर्शिता खत्म हो गई थी। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब एक ऐसे संकट का अंदाज़ा पहले से हो, लेकिन उसके लिए कोई तैयारी न की जाए, तो फिर आम इंसान जो इसकी कीमत चुकाता है, उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है?